फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार की इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आप सभी डॉक्टर्स का यहाँ स्वागत करती हूँ। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंस प्रेयर करेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार की 459वीं श्रृंखला में आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता का स्वागत करती हूँ और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। डॉक्टर रोहित गुप्ता साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर में और लेक्चर भी लेते हैं जीसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनन, जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी का फिलोसफिकल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, उस पे डॉक्टर रोहित लेक्चर्स लेते हैं और ये ऑथर भी हैं एलन्स कीनोट्स एमएम और रिपर्टरी, जो हम सब लोग अपने कोर्स उसमें काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उसके रिवाइज्ड और अपग्रेडेड एडिशन के। और ये जो रिपर्टरी है ये दुनिया की पहली हैनिमेनियन रिपर्टरी है जो इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि एकीकृत अप्रोच, यानी कि जो डिफरेंट अप्रोचेस है होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की, उनको इंटीग्रेट करके ये रिपर्टरी हमें प्रैक्टिस करने के लिए गाइड करती है। तो आज का जो डॉक्टर रोहित का टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आप ये एकीकृत अप्रोच द्वारा कैसे होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डॉक्टर रोहित ने जैसे अपना स्क्रीन शेयर ऑलरेडी कर दिया है, तो डॉक्टर रोहित यू कैन स्टार्ट द लेक्चर। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच डॉक्टर एम किसानी सर, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने प्लेटफॉर्म पे आज के वेबिनार के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो आज का टॉपिक है हमारा कि कैसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी एकीकृत जो हमारा अप्रोच है उसके थ्रू हम कैसे फास्ट रिजल्ट पा सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो इसके ऊपर मैं आपको ले जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ पहले कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होता क्या है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि होम्योपैथिक में जो भी ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिलता है स्लो मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, लेकिन ऐसा सारे डिजीज कंडीशन में नहीं होता है। इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच चूंकि अभी जो आयुष मंत्रालय है और एनसीएच भी इसी पे फोकस कर रहा है इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर कि किस तरीके से सिलेबस में इसको हम ज्यादा प्रभावी तौर से लागू कर सकें, जो हमारे नए सिलेबस बन रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच एक्चुअल में होता क्या है। ये कुछ नया नहीं है कि कुछ नया आया है पहली बार और हम उसके बारे में बता दें। इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑलरेडी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है, बस उसको इंटरप्रिटेट नहीं किया जा सका अभी तक, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जिसको इंटरप्रिटेट करके इसकी रिपर्टरी बनाई गई जो एलेंस की नोट के ऊपर बेस्ड करके है, कीनोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी। तो अब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में होता क्या है, कैसे हम इसमें अप्रोच में ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं और कैसे हमको रिजल्ट मिलता है फास्ट, ये अब हम देखेंगे। तो इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि हमारे जो पास्ट में जो चीजें थी, हमारे पायनियर जो थे उन्होंने क्या इस अप्रोच को अपनाया था, क्या उन्होंने ये किया था कि नहीं, रिजल्ट मिला या नहीं। आप लोगों को फुल स्क्रीन दिख रहा है पूरी तरह से? हाँ जी, दिख रहा है डॉक्टर रोहित। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे हनीमैन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ये पहला हनीमैन हॉस्पिटल था। डॉक्टर हनीमैन के डेथ के बाद उनकी मेमोरी में ये पहला हॉस्पिटल बना था, और पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी उसके बाद बना था, जो हनीमैन मेडिकल कॉलेज के नाम से था। ये फिलाडेल्फिया में बना था। तो ये द इंक्वायरर एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, वहां पे ये पब्लिश हुआ है। देखिए आप लेफ्ट हैंड पे बाएं तरफ 21 अगस्त 2019 को, कि 171 साल से हनीमैन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल किस तरह से सरवाइव किया है। कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल आज तक की हिस्ट्री में इतना लंबा सरवाइव नहीं किया है, लेकिन होम्योपैथी का ये इकलौता हॉस्पिटल है और पहला हॉस्पिटल है जो सरवाइव किया है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये सरवाइव किया है? तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री डेट वाइज दी गई है, लेकिन जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया स्पेशली, तो मैं एक एक करके उनको आपको बताता जाऊंगा। 1888 में हनीमैन के जो प्रोफेसर रिफुस बी वर थे,
उन्होंने पहली बार नर्वस सिस्टम का कंप्लीट डिसेक्शन किया था, जिसकी वजह से उनको बाद में गोल्ड मेडल मिला वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन इन शिकागो में। ठीक है, नीचे आप पिक्चर भी देख सकते हैं उनका डिसेक्शन करते हुए। फिर उसके बाद आप बाएं तरफ देखिए, 1920 में हनीमैन ने पहला एक्सरे टेक्नोलॉजी का देश का पहला स्कूल स्टार्ट किया, मतलब पढ़ाना शुरू किया उसी हनीमैन हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर 1928 में उसके नीचे देखिए, अ न्यू हनीमैन हॉस्पिटल डिजाइन फॉर 735 बेड्स। आज के समय में 735 बेड्स का हॉस्पिटल होना एक कम बात नहीं होती है, आज के समय में भी ये बड़ी बात होती है। लेकिन 1988 में 19वीं सदी में 735 बेड का एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोलने का मतलब है कि कितना रश रहा होगा, कितनी डिमांड रही होगी उस समय। अब राइट हैंड पे देखिए, 12 नवंबर 1929 में एक्ट्रेस एंड फ्यूचर प्रिंसेस ऑफ मोनाको ग्रेस केली इज बोर्न एट हनीमैन। मतलब जो उस समय के प्रिंसेस और एक्ट्रेस थे, इस तरह के सेलिब्रिटीज लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते थे, अपनी डिलीवरी कराते थे। फिर 1945 में होम्योपैथिक कोर्सेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एट द मेडिकल स्कूल। फिर इस हनीमैन हॉस्पिटल को अलग कर दिया गया और हनीमैन मेडिकल कॉलेज को अलग कर दिया गया। फिर यहाँ पे कोर्सेज नहीं चलाए जा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट का पार्ट हो रहा था। फिर 1957 में लेफ्ट हैंड पे हनीमैन के डॉक्टर चार्ल्स फिलामोरे बैले को टाइम्स मैगजीन में कवर पेज पे इंट्रोड्यूस किया गया था उनकी कार्डियक सर्जरी के लिए, वो फेमस हुए थे टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे। फिर 1963 में हनीमैन के डॉक्टर ने पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया। एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी दुनिया का पहला होम्योपैथिक हॉस्पिटल। फिर आप देखिए दाहिनी तरफ, 1970 में हनीमैन एस्टेब्लिशेस द फर्स्ट मेजर आउटपेशेंट डायलिसिस यूनिट इन पेंसिल्वेनिया। पहला डायलिसिस यूनिट 1970 में ही हनीमैन हॉस्पिटल में खोल दिया गया, जो कि जो सीकीडी के पेशेंट होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। फिर 1976 में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, वो भी हनीमैन हॉस्पिटल में। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री देखिए, सब कुछ पहला और पहली बार हो रहा है, वो भी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में। फिर 1986 हनीमैन ओपन्स फिलाडेल्फिया फर्स्ट लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर फॉर एडल्ट्स। ट्रॉमा सेंटर जनरली हम लोग इंडिया में क्या देखते हैं कि ये सिर्फ एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आप देखिए दुनिया का पहला होम्योपैथिक हॉस्पिटल लेवल 1 कैटेगरी का ट्रॉमा सेंटर 1986 में ही खोल दिया। फिर लेफ्ट हैंड पे देखिए, अगस्त 2000 में फॉर्मर प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रोक एंड इन्फेक्टेड टंग, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के, उन्होंने अपने स्ट्रोक और इन्फेक्टेड टंग का वहां पे ट्रीटमेंट लिया था। और आप देखिए यहाँ पे फोटो में दिख रहा है कितना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके पास। फिर 2017 में हनीमैन हनीमैन हॉस्पिटल ने पहली बार ट्रांसजेंडर सर्जरी फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो कि सेकंड नंबर पे था यूएस में। लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से फाइनेंशियल, और इनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी बाद में नहीं रहेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट फंडिंग नहीं हो पाई तो इनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट अपना बंद करना पड़ा 2019 में। लेकिन ये हॉस्पिटल सरवाइव किया और कर भी रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जनरली हम लोगों को जो बताया जाता है कि होम्योपैथी में ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती, ना सर्जरी हो सकती है, ना सुपर स्पेशलिटी हो सकती है, ना ट्रॉमा सेंटर खुल सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखिए, जो दुनिया का पहला हॉस्पिटल था होम्योपैथी का, वो सब कर रहा था। और इसी वजह से ये मेजर जो मेडिकल सिस्टम है उसके मेजर स्ट्रीम का एक मुख्य धारा का हिस्सा था, और अभी भी ये हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इन सब चीजों से पीछे हो गए। हम इतने फॉरवर्ड थे, इतने आगे थे होम्योपैथी में, हम बिल्कुल एलोपैथ के बराबर कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे, सब कुछ पहली बार कर रहे थे, पूरा हिस्ट्री यहाँ ये ऐसा बता रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इतने पीछे हो गए।
कि आज हमको एक आईसीयू डिपार्टमेंट भी नहीं खोलने की परमिशन मिल पाती है, या हम एक आईपीडी भी ढंग से नहीं रन कर पाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और वो बहुत डेप्थ की चीजें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि ये जो एक मिथ है जो फैलाया गया है कि डिजीज डायग्नोसिस होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सरासर गलत है। यही है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो डिजीज डायग्नोसिस के जरिए हमको सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी मेडिसिन और सर्जरी में ट्रीटमेंट करना सिखाता ही नहीं, बल्कि हमको उसमें आगे बढ़ना भी बताता है। और ऐसा मैं सिर्फ ये जो पीछे हमारे पिक्चर्स हैं, जो हिस्ट्री है, इनके बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी ऑर्गेनन में भी लिखा हुआ है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, और इससे रिलेटेड जो इंटरकनेक्टेड बुक्स हैं उनमें भी मेंशन है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी क्या है? होलिस्टिक वे। और होलिस्टिक वे हम लोग जो समझते हैं उसमें हम लोग जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, जबकि एक दूसरा भी होलिस्टिक वे है जो हनीमैन ने दिया था, वो था पर्टिकुलर से जनरल के ओर। तो अभी हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि हम ऑथेंटिसिटी के साथ आपको ये दिखा सके और बता सकें कि किस तरीके से हमारी जो ओरिजिनल चीजें थी वो हमारे पास होते हुए भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का ओरिजिनल एडिशन 6 एडिशन है, जो कि इंडिया का एडिशन नहीं, पब्लिकेशन नहीं है। बोरिक एंड टेफल 1922 का ये फॉरेन का पब्लिकेशन है, और यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मेट में सारे एफोरिज्म लिखे हुए हैं फुटनोट्स के साथ। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन है डॉक्टर बोरिक का, जो 6 एडिशन के लिए इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है बुक की स्टार्टिंग में, यहाँ पे ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। जनरली क्या होता है कि कॉलेजेस में जो बुक के शुरुआत का प्रीफेज और इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ना तो पढ़ा जाता है ना पढ़ाया जाता है, जबकि एक्चुअल में पूरा जो पूरी बुक का निचोड़ होता है, पूरा सब्सट्रैक्ट होता है, सब यहीं पे होता है। तो उसको समझने के लिए हमको पहले ये पढ़ना चाहिए, और यही वजह है कि मैं इन सब चीजों पे पहुंच पाया और इन पे अपना रिसर्च वर्क कर पाया, और इन चीजों को निकाल के मैं इसको एक बुक फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर पाया। तो यहाँ पे जो चीज मैंने हाईलाइटेड की है, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ पे ओरिजिनल बुक्स में ही ये सारी चीजें कैसे मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे नीचे लिखा है, जो अंडरलाइन है, हनीमैन द एक्सपेरिमेंटर डिस्कवर्ड द सिम्टोमेटिक सोर्सेज ऑफ बोथ पैथोलॉजिक एंड थेराप्यूटिक डायग्नोसिस एंड देयरबाय मेड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन साइंटिफिक। जो हनीमैन है वो एक्सपेरिमेंटर है, उन्होंने खोज की जो हम मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं उसको साइंटिफिक तरीके से, किस तरीके से हम थेराप्यूटिकली डायग्नोसिस और पैथोलॉजिकल उसके सोर्स के सिम्टोमेटोलॉजी को यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट पैरा में, इन द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वी एग्जामिन एवरी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक प्लास्टिक ट्रॉफिक एंड टॉक्सिक डिजीजेज टू विच मैन इज सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू obtain all the signs and symptoms of his disease, all his disease effects for pathologic and therapeutic diagnosis and prognosis। यानी इस साइंटिफिक मेडिसिन के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे होम्योपैथी की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इन द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखा है, यानी हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन का, उसके साइंटिफिक तरीके की बात हो रही है कि उसमें हम क्या करते हैं। वी एग्जामिन एवरी पेशेंट, हम हर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसकी सफरिंग को उसके साइन सिम्टम के थ्रू, और ये देखते हैं कि उसकी डिजीज टॉपिक है यानी टॉपिकल नेचर की है, एपिडेमिक टाइप की है, प्लास्टिक है, पैथोलॉजी प्लास्टिक ट्रॉफिक, ये पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और एक्सेस के बारे में बता रहा है, एंड टॉक्सिक डिजीजेस टू विच मैन इज सब्जेक्ट, या फिर कोई टॉक्सिकोलॉजिकल कंप्लेन लेके आया है पेशेंट, जिसके बारे में उसके साइन सिम्टम हमको यहाँ पे बता रहे हैं, जिससे हम उसका पैथोलॉजिकल और साथ ही साथ थेराप्यूटिक डायग्नोसिस भी कर सकें और प्रोग्नोसिस को समझ सकें।
अब इसमें आगे बताया गया है, वी एग्जामिन बाय ऑब्जर्विंग द पैथोलॉजी एंड कंपेयरिंग इट विद द फिजियोलॉजी फॉर डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन, प्रोग्नोस्टिक प्रेडिक्शन एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। तो यहाँ पे फिर इस चीज को फिजियोलॉजी से कनेक्ट करके बताया गया कि फिजियोलॉजी क्यों हमारे लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एक एक हमारे जितने एलाइड सब्जेक्ट हैं उन सारे एलाइड सब्जेक्ट को बताया गया है एक एक पैराग्राफ में कि क्यों हमको एलाइड सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्यों हमको अर्ली डिजीज डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है फिजियोलॉजी के साथ हमको डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन, प्रोग्नोस्टिक प्रेडिक्शन और थेराप्यूटिक एप्लीकेशन जानना होगा, कैसे ऑब्जर्व करके पैथोलॉजिक कंडीशन को फिजियोलॉजी के साथ कंपेयर कर। फिर उसके बाद बताया गया है, वी डायग्नोस बाय क्लासिफाइंग द पैथोलॉजिक condition with similar pathologic condition. We diagnose the anatomic seat, the where that is the organs and the parts of the organs affected. यहाँ पे एनाटॉमी के बारे में बताया गया, क्यों हमको एनाटॉमी पढ़ना चाहिए कि बॉडी का कौन सा पार्ट डिजीज है, कौन सा हिस्सा डिजीज है, कौन सा ऑर्गन डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग हम डिजीज को समझ सके, डायग्नोसिस को समझ सके। फिर उसके बाद भी डायग्नोस द फिजियोलॉजिक प्रोसेस, the what that is the course of inflammation, exudation, degeneration, necrosis, atrophies, hypertrophies, aplasia, hyperplasia। ये सारी जो टर्म्स हैं ये पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बेसिक पैथोलॉजी का यूनिट है, एक पार्ट है जिससे हर डिजीज आगे चल के किसी रूप में बनती है। तो यहाँ पे इसको बताया गया है पैथोलॉजी के साथ फिजियोलॉजी को रिलेट करके कि हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है। We diagnose the etiology factor, the how, that is developmental, traumatic, infectious antecedents of predisposition and excitation। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी कि किसी डिजीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वो आया, ये हमको पता चलती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से, गायनी ऑफ से और सर्जरी के नॉलेज से। ये सब्जेक्ट हमारी इसमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद वी डायग्नोज द थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, द एंड दैट इज द रेमेडियल ट्रीटमेंट फॉर क्योर एंड पैलिएशन एंड द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट फॉर हाइजीन एंड सैनिटेशन। ये पार्ट हमको बताता है एसपीएम, या कुछ जगहों पे पीएसएम बोला जाता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो हमारा सब्जेक्ट है ये इसको गाइड करता है, इसकी गाइडेंस हमको वहां पे मिलती है। इसके बाद लास्ट पैरा में द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स subject to malformation, malposition, malnutrition, injuries, foreign bodies, traumatic and infection, inflammation, new formation is effected with medical, surgical, hygienic means or a combination of all these in a given patient। यानी हमको तीन तरह का अप्रोच लेना होगा अगर कोई भी इस तरह की पैथोलॉजिक कंडीशन मिलती है जो यहाँ पे एक एक वर्ड करके बताई गई है, उसमें मेडिकली ट्रीटमेंट देना होगा, सर्जिकल अप्रोच लेना होगा, या फिर हाइजीन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रोफाइलेक्टिक का यूज करना होगा। हमको उस तरह का यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है किसी भी पेशेंट को क्योर करने के लिए। फिर यहाँ पे लास्ट में एंड हो रहा है, सर्जरी में रिमूव आर पैलिएट इफेक्ट्स ऑफ एनाटॉमिक एक्सेस, डिफेक्ट्स आर परवर्जन्स। यानी अगर किसी के 5 की जगह 6 उंगली हो गई, एक्सेस हो गया, डिफेक्ट्स हो गया, सपोज किसी का पैदा होते ही कुछ बच्चों का क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, एनस परफोरेटेड नहीं होता है, तो ये डिफेक्ट होता है। कुछ परवर्जन होते हैं इस तरह के, ठीक है, पैदाइशी, तो ये सारी चीजें सर्जिकली ही रिमूव की जा सकती है, इनका कोई दवा से इलाज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितना भी एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट है और हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, इवन एफएमटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर जो पैरा यूज हुआ है, सॉरी मेरा स्क्रीन चला गया, हाँ, टॉक्सिक डिजीज, जो ऊपर से राइट हैंड पे ऊपर से 5वीं लाइन है, एंड टॉक्सिक डिजीजेज। तो ये जो टॉक्सिक डिजीजेज यानी किसी की जो पेशेंट आया है वो कोई टॉक्सिसिटी लेके आया है, वो बताता है हमको किसी तरह का
बहुत लंबे समय से यूज करके आ रहा, कोई जैसे आर्सेनिक टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी को प्लम्बम टॉक्सिसिटी, लेड की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, या कोई पॉइजनिंग का केस आया है, तो ये चीजें हमको फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉक्सिकोलॉजी पार्ट से यहाँ हेल्प मिलती है। बाकी मेडिको लीगल में तो हेल्प मिलती ही है। तो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट, सारे सब्जेक्ट लाइट कवर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। तो अब हम आते हैं फिर ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन है क्या। एक्चुअल में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन द फर्स्ट रियल मेथड ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है। इसको फिलॉसफी बता के ही यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि आप इसके देखिए वर्ड में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रूल्स एंड रेगुलेशन विद लॉजिकल एनालिसिस। यानी एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन जिसके जरिए हम ऐसे ज्ञान को धारण कर सकें जो साइंटिफिक रिसर्च रूल्स रेगुलेशन के साथ आया है, जो लॉजिकली एनालिसिस किया जा सकता है। किस पर्पज के लिए? मेडिसिन के पर्पज के लिए। और मेडिसिन में क्या आता है? साइंस ऑफ द प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, पैलिएशन, ये और प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कवर हो जाती हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन क्या है? इट इज द मैनुअल फॉर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इन द होम्योपैथी। मैनुअल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। आप मैनुअल के बारे में शायद जानते ही होंगे कि हम लोग जब कोई व्हीकल या कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई गैजेट खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हमको साथ में एक छोटी सी किताब मिलती है, बुकलेट मिलती है, जिसमें वारंटी होती है और साथ में ये भी लिखा होता है कि हमको इस सामान को कैसे यूज करना चाहिए और कैसे यूज नहीं करना चाहिए। तभी वो सामान लंबे समय तक हम यूज कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन 99% से ज्यादा लोग उस मैनुअल को पढ़ते ही नहीं है। ठीक यही हाल है हमारी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का, कि जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए और ओरिजिनल बुक से पढ़ना चाहिए, ये होता ही नहीं। क्योंकि ज्यादातर जो कॉलेजेस में पढ़ाए, तो मैं खुद कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और ये चीजें मैं खुद देख रहा हूँ कि ओरिजिनल ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन तो 90% से ज्यादा स्टूडेंट देखे ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो जो देखे नहीं है वो पढ़ेंगे कैसे और जानेंगे कैसे कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या? इसी मिस गाइडेंस में, मिस फिलोसफी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये जो सारी चीजें मैंने बताई, अब इसको मैं एक एक करके रेफरेंस के साथ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ऑर्गेनल में हर एक चीज ये लिखा है, किस किस एफोरिज्म में और कैसे कैसे इसका प्रेजेंटेशन। लेकिन इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप ओरिजिनल ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का, ये 5 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1, इवोल्यूशन। किस तरह से होम्योपैथी इवोल्यूशन के जरिए एक हाइपोथेसिस से एक रिसर्च में कन्वर्ट हुई और एक पूरी मेडिकल साइंस बनी। इसकी पूरी स्टोरी, इसका पूरा बैकग्राउंड इवोल्यूशन पार्ट में दिया हुआ है, जो कि शुरुआत के प्रीफेज और इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है। सेकंड पार्ट है फिजिशियन, फिर थ्योरी, फिर रिसर्च, फिर फिफ्थ है क्लिनिकल। तो पांचों पार्ट इसमें कवर हो रहे हैं और डॉक्टर हनीमैन ने बहुत खूबसूरती से इन पांचों पार्ट को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। और यही वजह है कि जब कहीं पे रिसर्च और क्लिनिकल की बात आती है तो फिलोसफी वर्ड तो वहां पे यूज करना ही गलत है। और ये सारी चीजें जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है, इसकी शुरुआत सबसे पहले एफोरिज्म 3 में ही क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन में डॉक्टर हनीमैन ने बता दी। और इसको कंक्लूड किया है उन्होंने एफोरिज्म 71 में, 3 स्किल्स फॉर द राइट प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। और वो 3 स्किल्स क्या हैं जो सही होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर हनीमैन ने बताया है? वो है नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड नॉलेज ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड एम्प्लॉयड। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। ये पूरे ऑर्गेनल का ये निचोड़ है, ये सब्सट्रैक्ट है जो आज आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और शायद ये आपको बहुत हेल्प करेगा
ऑर्गेनिक को लेके आपकी धारणा को भी बदलेगा कि किस तरीके से अब तक हम जो जान रहे थे कहीं ना कहीं जाने अनजाने एक गलती हो रही थी, और अब हमें एक बेहतर परिणाम के लिए उसको सुधारने का एक मौका मिलेगा। तो नंबर 1 यहाँ पे है नॉलेज ऑफ डिजीज। इसके बारे में एफोरिज्म 3, 6, 14, 71, 83 और 104 में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है। ये सारे रेफरेंस आप क्रॉस चेक करके वहां पे पढ़ सकते हैं। मैं इसको बेसिक तरीके से बताता हूँ ताकि आपको इजली समझ में आए। यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे देखिए सॉइल यानी मिट्टी, वो जस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करता है। और जब इसमें कोई सीड सॉइल में, कोई बीज या रूट, जड़ जब तक नहीं जाती है तब तक वहां पे कोई पेड़ का ग्रोथ नहीं होता है। तो ये जो हमारे सीड और रूट होते हैं, ये किसी ना किसी कारण या कॉज के रूप में आते हैं, तभी कोई बीमारी बनती है और वो आगे बढ़ती है। उसको पैथोजेनेसिटी प्रोसेस बोलते हैं। और जब वो पूरी बन जाती है तो उससे फ्रूट जो निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम डिजीज बोलते हैं। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे नेचर में ही बनाया हुआ है। आप इसको नेचर के किसी भी हिस्से से समझ सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई? कॉज से शुरुआत हुई, और कॉज के बारे में फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में टॉलिक कॉजम के रूप में इसको बताया गया है कि टॉलिक कॉजम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके केस का। आपको कॉज की तरफ अप्रोच करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि आपके केस में ये कितना प्रोमिनेंट है और अवेलेबल है या नहीं। और इसी वजह से डॉक्टर हनीमैन ने जितने तरह के कॉज हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए। एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिजीज के लिए, फंडामेंटल कॉज क्रॉनिक डिजीज के लिए, विद एफोरिज्म देखिए सारे मेंशन है। कॉजा ओकेजनलिस, एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, प्राइमा कॉजा मॉर्बी, कॉजा मॉर्बोरम, क्रॉनिक कोरम, प्रॉक्सिमेट कॉज, ऑब्वियस कॉज। तो ये जितने तरह के कॉज हैं जो हर तरह के डिजीज के लिए अलग अलग तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे यहाँ पे बता दिए गए। तो हमें अपने केस टेकिंग में इन पे फोकस करना है। और जो इसकी रिपर्टरी है लेंस की नोट की, जो यहाँ पे बताई गई आपको, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर बनाई गई है, उसमें इसका जो चैप्टर है कॉज, यहाँ पे ठीक उसी तरीके से प्रेजेंटेशन है जिस तरीके से इसका ड्रग प्रूविंग में और ड्रग प्रूविंग की बुक एलेंस की नोट में प्रेजेंटेशन है। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ विद रूब्रिक एंड सब रूब्रिक, लाइफ स्टाइल डिजीजेज, मेटास्टेसिस, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी जो लोग अपने वर्क की वजह से बीमार हो रहे हैं, जो उनके प्रोफेशन की वजह से उनकी बीमारी का कारण बन रहा है। उसके बाद नेवर वेल सिंस, कोई बड़ी बीमारी हुई, बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसके बाद से पर्सन बीमार है, डिजीज्ड है। ये सारे कॉज आपको यहाँ पे इस चैप्टर में मिल जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको हर केस में कॉज मिले ही। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ केस में कॉज ना मिले जाए, क्योंकि कई बार क्या है, फर्स्ट सिटिंग में पेशेंट भी सारे सिम्टम दे देता है। तो जिस केस में हमको कॉज नहीं मिलेगा फिर हम वहां क्या करेंगे? हम वहां इफेक्ट के थ्रू जाएंगे। इसीलिए टॉलेकॉजम के बाद वही फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन में नीचे हमको सीसेट इफेक्टस सीसेट कॉजा के बारे में बताया गया कि जब हमको कॉज नहीं मिले, घर का आगे का दरवाजा ना खुले, तो पीछे के दरवाजे से हमको जाना है इफेक्ट के थ्रू। लेकिन ये करेंगे कैसे? अब ये भी हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये एलेंस की नोट का ओरिजिनल फॉर्मेट का पिक्चर है मेडोराइनम मेडिसिन का। और यहाँ पे जो हाईलाइटेड मैंने 4 पैराग्राफ दिए हैं, सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं। यहीं पे इसका आंसर मिल जाएगा कि हमको इफेक्ट से कैसे जाना है कॉज की तरफ, या फिर हमें अपने मेडिसिन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड पैरा है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, उसमें फर्स्ट पैरा वहां लिखा है फॉर पर्संस सफरिंग फ्रॉम गाउट, रूमेटिज्म, न्यूरेल्जिया एंड डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड and its membranes, even organic lesions ending in paralysis which can be traced to a psychotic body। यहाँ पे सीधे सीधे डायग्नोसिस लिख दी गई है कि अगर कोई पर्सन गाउट से सफर कर रहा है, रूमेटिज्म से सफर कर रहा है, न्यूरेल्जिया से सफर कर रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड की किसी और इसके मेम्ब्रेन की किसी भी डिजीज से सफर कर रहा है, चाहे वो
सफरिंग एंड होती हो पैरालिसिस में, तो हम इसको साइकोटिक ओरिजिन के साथ ट्रेस कर सकते हैं, यानी हम इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ऐसे कंडीशंस में जो डिफिकल्ट केसेज होते हैं, वहां पे एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू रास्ता ओपन होता है। सेकंड पैरा में यहाँ देखिए, फॉर वुमेन विथ क्रोनिक ओवराइटिस, सेल्फिंजाइटिस, पेल्विक सेलुलाइटिस, फाइब्रॉइड्स यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड, सिस्ट यानी ओवरियन सिस्ट, and other morbid growths of the uterus and ovaries, especially if symptoms point to malignancy with or without psychotic organ। यानी महिलाओं के जेनिटल एरिया की वो सारी बीमारियां यहाँ मेंशन कर दी गई हैं, जिसमें वो चाहे यूटराइल फाइब्रॉइड हो, यूटरस का ट्यूमर हो, चाहे ओवेरियन सिस्ट हो, जो आजकल बहुत कॉमन है ये सारी बीमारियां। ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी बड़ी बीमारी हो, ग्रोथ हो, मैलिग्नेंसी की तरफ केस जा रहा हो, कैंसर की तरफ जा रहा हो, चाहे वहां पे हमको साइकोटिक ओरिजिन मिले चाहे ना मिले, विद और विदाउट साइकोटिक ओरिजिन, वहां पे हमको ये अप्रोच इफेक्ट से कॉज की तरफ लेके जाता है। फिर थर्ड पैराग्राफ दीजिए, फॉर सीरस कार्सिनोमा और कैंसर, यानी ओपन कैंसर, कार्सिनोमल ग्रोथ या फिर कैंसर, either acute or chronic in development, चाहे acute condition हो या chronic condition, when the symptoms correspond and the history of psychosis can be given, जहाँ पे सिम्टम भी करस्पॉन्ड कर रहा हो और हिस्ट्री भी मिल रही हो साइकोसिस, तो हम देखिए हमको डायग्नोसिस पता है, इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हैं, मेडिसिन सिलेक्शन में हमारी हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद का पैरा है, bears the same relation in deep-seated psychotic chronic affection of spinal and sympathetic nervous system that Surinam does to deep-seated affection of skin and mucous membranes। जिस तरीके से मेडोराइनम स्पाइनल कॉर्ड और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शन जो साइकोटिक ओरिजिन का है उसमें कंसीडर होता है, उसी तरीके से सोराइनम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शन में भी कंसीडर होगा। यहाँ पे हम स्फीयर ऑफ एक्शन और डिजीज की प्रोग्नोसिस और पैथोलॉजी के बेसिस पे किस तरह से इफेक्ट से कॉज की तरफ जाएंगे, सिर्फ स्फीयर ऑफ एक्शन के बेस पे यहाँ पे ये बताया गया। तो ये एलेंस की नोट, जो कि हमारी हियरिंग गाइडिंग सिम्टम 10 वॉल्यूम ड्रग प्रूविंग का फिल्टर्ड बुक है, फिल्टर्ड पार्ट है, जहां पे हमारे मोर देन 95% केसेस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे वही फिल्टर किया हुआ पार्ट दिया गया है इस नोट में, जो कि हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। तो सोचिए जो चीज ड्रग प्रूविंग में निकल के आई और क्लिनिकली वेरीफाई हुई, वही यहाँ मेंशन किया गया, और वो चीज यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, तो ये कहीं से भी गलत तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमने नॉलेज ऑफ डिजीज को समझा एक छोटे से उदाहरण के साथ। अब नॉलेज ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में फॉरिज्म 105 से 142 और 143 से 145 में इसके बारे में लिखा हुआ है कि कैसे हम नॉलेज ऑफ मेडिसिन को एक्वायर करेंगे। हम इसे 105 से 145 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ दो तरीके बताए गए। पहला तरीका बताया गया है फॉरिज्म 105 से 142 में, या तो आप रिसर्च वर्क करिए या रिसर्च पढ़िए। ठीक है, जो ड्रग प्रूविंग का तरीका है वो यहाँ बताया गया है। और दूसरा तरीका बताया गया है 143 से 145 में कि इस रिसर्च वर्क के ऊपर बेस करके जो ट्रू मटेरिया मेडिका बने। ट्रू मटेरिया मेडिका किसे बोलते हैं? जो रिसर्च वर्क को बेस करके लिखी गई मटेरिया है, उसको फिल्टर करके बनाई है, उसी को ट्रू मटेरिया मेडिका बोलते हैं। बाकी और किसी को भी ट्रू मटेरिया मेडिका नहीं बोलते, बाकी सब सिर्फ मटेरिया मेडिका है। तो ट्रू मटेरिया मेडिका हमारी होम्योपैथी में सिर्फ एक ही है, इकलौती मटेरिया मेडिका है, और वो है ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ एलेंस की नोट। ये है ओरिजिनल फॉर्मेट। लेकिन जनरली हम रीअरेंज ही पढ़ते हैं, और रीअरेंज के बहुत सारे नुकसान हैं, जिसकी वजह से हम ना कभी एलेंस की नोट को समझ पाते हैं सही से, और ना अपनी प्रैक्टिस में यूज कर पाते हैं। तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट है, रिवाइज्ड एंड अपग्रेडेड एडिशन है एलेंस की नोट का, की नोट्स एडवांस एंड कंप्लीट।
जो 15 न्यू अपडेट्स के साथ आया था। ठीक है, और ये सेकंड एडिशन है। इसमें 360 से ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट हुए हैं। 45 जो पार्शली सिम्टम लिखे थे उनको कंप्लीट किया गया है। 5 सिम्टम इंडियन एडिशन से निकाल दिए गए थे, उनको फिर से ऐड किया गया। डॉक्टर एलन के मर जाने के बाद जो सिम्टम कभी ऐड नहीं हुए लेकिन पब्लिश कहीं और हुए, वो 170 न्यू सिम्टम विद 2 न्यू मेडिसिन यहाँ पे ऐड हुई है, जिसकी वजह से इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं, सिर्फ ओनली ऑथेंटिक कंटेंट है। तो यहाँ से आपको नॉलेज ऑफ मेडिसिन मिलेगा अगर आप इस ये 2 तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाते हैं। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, नॉलेज ऑफ द मोर सुटेबल मेथड एम्प्लॉयड, यानी द मेथड ऑफ डॉक्टर हनीम, जो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन होता है। डॉक्टर हनीमैन का मेथड क्या था? इंडक्टिव मेथड था। ये भी आपको ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में स्टार्टिंग में लिखा मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा हो रही थी। तो आप वहां पे देखेंगे और आप दूसरी बुक में भी देखेंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा ही कि डॉक्टर हनीमैन का ही इंडक्टिव मेथड था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे जो हम होलिस्टिक वे लेते हैं, टोटलिटी की बात करते हैं, वो पर्टिकुलर से जनरल की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हनीमैन इंडक्टिव मेथड। जबकि एक डिडक्टिव मेथड भी है जो कि पर्टिकुलर से जनरल की जगह जनरल से पर्टिकुलर की बात करता है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है अगर आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है। तो आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो कैसे, एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। आपके पास एक अनकॉन्शियस पेशेंट आ गया अचानक से, ठीक है, या कोई सीवियर इमरजेंसी कंडीशन लेके आ गया या कोलैप्स कर गया आपके सामने, तो आप वहां पे मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल तो नहीं देने जाएंगे ना, और ना पेशेंट दे पाएगा। उस केस में तो आप क्या कर देंगे, रिफर ही करेंगे। और यही हमारे हाथ बंद जाते हैं जब हमारे पास डॉक्टर हनीमैन का दिया हुआ पर्टिकुलर टू जनरल का अप्रोच है, जो कि सिर्फ क्रॉनिक और एक्यूट ही नहीं, इमरजेंसी केस में भी हैंडल होता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच में हैंडल होता है, तो फिर हम क्यों नहीं इसको पूरी तरीके से यूज कर पाते हैं। जबकि इसके बारे में फॉर जो 153 में लिखा हुआ है, द मोर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द केस ऑफ डिजीज, और इसको कंक्लूड किया गया है फॉर 209 में, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, और इसको इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू भी बताया गया है फॉर्जम 82 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर हनीमैन का मेथड हर तरह के अप्रोच के लिए यहाँ पे जस्टिफाई हुआ है और विद रेफरेंस। लेकिन इसमें जो हाई ग्रेड कैरेक्टरिस्टिक साइन और सिम्टम होते हैं उनको कीनोट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कीनोट्स आर द सिंपली द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एनी मेडिसिन विच डायरेक्ट आवर अटेंशन टू द सिम्टम टोटलिटी फॉर होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। यानी जो ड्रग प्रूविंग में 500, 1000, 1500 साइन सिम्टम निकल के आए, उतना तो किसी के लिए याद रख पाना पॉसिबल नहीं, और इसी वजह से तो रिपर्टरी भी बनाई गई थी बाद में। तो इससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर हनीमैन के समय में कीनोट सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें पूरी मेडिसिन का सिर्फ सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम ही कंसीडर किया जाता है, कि जहां पे आपको 2-4 अगर कीनोट्स या कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम मिल जाते हैं, आप वहां पे मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड कीनोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी केम्स हियर इज द फर्स्ट रिपर्टरी मेड ऑन द कीनोट्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन इन अ वेरी लेस टाइम। कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि जो फिर हम इतने मार्केट में सुनते हैं हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में कि इतने तरह की मेथड थी, फिर ये क्या है, इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। देखिए, अगर आप सारे मेथड को ध्यान से देखें तो सब में लगता तो वही मेथड है, कीनोट मेथड ही, कीनोट कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप कह लीजिए, बस सबने अलग अलग नाम दे दिए। ये डॉक्टर हनीमैन का जो मेथड है ये पूरे विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी कई सारे शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच किसी ने पकड़ लिया उसको माइजमेटिक अप्रोच बता दिया, दूसरा किसी ने पकड़ लिया उसको बॉडी अपीयरेंस बॉडी बिल्ड के हिसाब से एक अप्रोच बता दिया, किसी ने पैथोलॉजिकल अप्रोच बताया, किसी ने सेंसेशन, किसी ने माइंड एक्सेट्रा, किसी ने कुछ और बताया। सबने एक एक ब्रांच पकड़ी और बताया कि हाँ ये पेड़ है।
लेकिन ये सारी ब्रांच का तो कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है, जबकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपको हर तरह की डिजीज एक ही अप्रोच से ठीक हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर फेल्योर क्यों आता है? फेल्योर आना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब लिमिटेशन कहीं ना कहीं है ना। अलग अलग तरह की डिजीज होती हैं, अलग अलग तरह के अप्रोच होते हैं, तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच लेना पड़ता है, कहीं पे थेरापेटिक अप्रोच लेना पड़ता है। लेकिन सबका जोड़, जो सोर्स है, जड़ है, वो कीनोट्स ही है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, आपको जाना तो कीनोट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ थेरापेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है फिर? देखिए, थेरापेटिक का बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में, जबकि मैं अभी आपको रेफरेंस के साथ यहाँ पे दिखाया। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऊपर में ही थेरापेटिक वर्ड यूज कर दिया गया है। थेरापेटिक डायग्नोसिस वर्ड यूज किया गया है, बाद में नीचे भी थेरापेटिक वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो हमारी होम्योपैथी में ऑलरेडी थेरापेटिक वर्ड यूज हुआ और थेरापेटिक अप्रोच यूज हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन थेरापेटिक का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया। थेरापेटिक का मतलब होता है जब कोई नेचुरल डिजीज बॉडी में होती है, तब हम थेरापेटिक अप्रोच लेते हैं। और नेचुरल डिजीज जब बॉडी में होती है तो एक ही डिजीज होती है बॉडी में, एक साथ कई डिजीज नहीं होती है। लेकिन जब एक साथ कई डिजीज होती है, या फिर वो जो एक डिजीज थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, या फिर आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज आ जाता है, या सेपरेशन के बाद कोई डिजीज डेवलप होती है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में जाता है। ये हमारे अलग अलग अप्रोच अलग अलग डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। ये होता है थेरापेटिक अप्रोच। नहीं तो अगर थेरापेटिक अप्रोच ये नहीं होता तो जितनी भी थेरापेटिक नाम से किताबें बनी हैं वो तो एक पेज में खत्म हो जानी चाहिए थी, कि बीमारी का नाम लिख दिया, एक लाइन में दो तीन मेडिसिन लिख दी। लेकिन वो सब तो बल्क में है, किताबें पन्ने उनके बल्क में है, अच्छी खासी लिखी हुई है। तो वो अलग अलग स्टेज अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन लिखी हुई है। इसको बोलते हैं थेरापेटिक अप्रोच। और ये जनरली नेचुरल डिजीज में ही मिलता है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो। इसलिए ऑर्गेनल का जो डिजीज का नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए, तभी ये चीजें हमको क्लियर होंगी। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। इसके बारे में गाइडलाइन भी दी गई है कि हम इस तरह के थेरापेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में हम किस तरह की केस टेकिंग को फॉलो करेंगे। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल में जनरल के लिए एफोरिज्म 88 और इसके फुटनोट में केस टेकिंग की गाइडलाइन दी गई है, और थेरापेटिक के लिए पर्टिकुलर के लिए एफोरिज्म 89 से 90 और इसके फुटनोट में, और 93 से 94 और इसके फुटनोट में गाइडलाइन दी गई है कि हमें कौन कौन से सिम्टम्स को कंसीडर करना है केस टेकिंग में और कौन कौन से नहीं करना है। और पहली बार इस मेथड को रिपर्टरी में इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑर्गेनल के मेथड को। इस क्लासिकल मेथड को पार्ट 1 यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, राइट हैंड पे जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में, और क्लिनिकल पार्ट 2 पर्टिकुलर यानी थेरापेटिक अप्रोच जो सिस्टमिक है, ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट और इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से। अब मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, कि अब यहाँ जनरल और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे वो डिजाइन किया गया है स्ट्रिक्टली फॉलो करके फॉर एग्जाम्पल 580 205 206 260 ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की गाइडलाइन और द क्रॉनिक डिजीज के थ्योरेटिकल पार्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और यहाँ चैप्टर्स के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में माइजमेटिक रूब्रिक यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें हमारे जो मेन माइजम है वो यहाँ पे सब रूब्रिक और उनकी मेडिसिन आपको देखने को मिल सकती है। राइट हैंड पे हमारा जेनेटिक चैप्टर है, लेकिन जेनेटिक चैप्टर में आपको यहाँ माइंड रूब्रिक मिलता है। जनरली क्या होता है, जो अब तक दूसरी रिपर्टी सारी बनी है वो कैंटियन मेथड पे बनी है, और उस कैंटियन मेथड में क्या है कि आपको एक माइंड चैप्टर अलग है और एक जेनेटिक चैप्टर अलग है, मतलब दोनों चैप्टर ही अलग है। जबकि हम केस टेकिंग में क्या करते हैं, मेंटल जर्नल और फिजिकल जर्नल दोनों लेते हैं, तो दोनों तो जेनेटिक्स का पार्ट हुआ। फिर रिपर्टरीज में ये दोनों अलग अलग क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये आना चाहिए। फिर दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि चलिए हम माइंड चैप्टर की भी बात करते हैं, तो माइंड चैप्टर में डिजीज पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट मिक्स क्यों है? दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जबकि इसके बारे में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में पूरी गाइडलाइन, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और उस गाइडलाइन को बेस करके यहाँ पे डिजाइन किया गया है जेनेटिक चैप्टर। यहाँ पे जो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटल सिम्टम लेने हैं, जिस कंडीशन में जिस तरह के मेंटल सिम्टम लेने हैं, सिर्फ उन्हीं को जेनेटिक चैप्टर में माइंड रूब्रिक के अंदर में सब रूब्रिक में दिया गया है। बाकी जो डिजीज से रिलेटेड है उनको साइकेट्रिक चैप्टर में अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मेंटल जर्नल और फिजिकल जर्नल दोनों जेनेटिक चैप्टर के अंदर में ही मिलेगा, आपको अलग अलग नहीं जाना। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी कॉज का आपको दिखाया, आपको सारे कॉज मिल जाएंगे मॉडलिटी चैप्टर में, एग्रावेशन एम्ब्यूरेशन, आपको इसके रूब्रिक्स और सब रूब्रिक्स मेडिसिन मिल जाएंगे। फिर पेन्स फीलिंग एंड सेंसेशन चैप्टर मिलेगा। अब पेन्स फीलिंग सेंसेशन क्या होता है? देखिए, पेन जनरली या तो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में होता है या होल बॉडी में होता है। तो पेन हमारा कहीं भी हो सकता है, लेकिन फीलिंग हमेशा होल बॉडी में होता है। क्यों? क्योंकि जब हमको बुखार होता है तो हम क्या बोलते हैं, अंदर से बॉडी को एक हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फीवरिश फील हो रहा है ना, तो फील वर्ड यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे फीलिंग जनरल के लिए आता है। लेकिन जब किसी बॉडी के एक पार्ट में कोई कंप्लेन होती है, कोई सेंसेशन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ सेंसेशन वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों कैटेगरी अलग अलग कर दी गई है, जबकि और किसी रिपर्टरी में इस तरह से नहीं किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड प्रेस्क्रिप्शन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच का है, जो और किसी रिपर्टरी में नहीं बताया गया है। अल्फाबेटिकली किस मेडिसिन के बाद कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह के डिजीज डायग्नोसिस में, या फिर हमारे सेकंड प्रेस्क्रिप्शन की गाइडलाइन में, एंटीडोट में, फॉलो वेल में, फॉलोड बाई में, कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, ये सारी गाइडलाइन आपको सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्ट्रक्शन, जो जनरल का लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे पहली बार है जो पोसोलॉजिकल हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में देनी चाहिए, किस कंडीशन में हमको किस तरह की मेडिसिन देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हाई लो पोटेंसी देख सकते हैं, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हमको क्या मेडिसिन देना है, प्रोफाइलेक्टिक किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देना है, सीबीए हो गई, इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो कौन सी मेडिसिन देना है, कैसे देना है। ठीक है, स्किन डिजीज में, डर्मेटाइटिस में क्या करना है हमको, डोज के किस तरह का सिलेक्शन लेना है हमको, और कब करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये सब कुछ सिर्फ एलेंस के नोट से ही निकाला गया, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं लिया गया। ठीक इसी तरीके से पर्टिकुलर पार्ट जो सिस्टमिक पार्ट है इसका, वो कंप्लीट सिम्टम जो हमारा पोजीशन, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट को फॉलो करता है। और एफोर्जम 86 ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन विच टॉलिकॉजम को बेस करके डिजाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में जो हमें सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में थेराप्यूटिक अप्रोच की तरफ, इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, की तरफ लेके जाता है। अभी जो मैं आपको साइकेट्रिक और मेंटल के बारे में बता रहा था, यहाँ पे देखिए उसका एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ कि अगर आप ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को खोलेंगे, ओरिजिनल वाली, तो वहां पे देखेंगे एफोरिज्म 210 से लेकर 230 में ही सिर्फ मेंटल डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में लिखा गया। जबकि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटल सिम्टम लेना है उसके बारे में एफोरिज्म 88 के फुटनोट में लिखा गया है। तो इतना गैप क्यों है, इतना ज्यादा गैप क्यों है, इतनी दूरी क्यों है दोनों पार्ट में? इसका मतलब डॉक्टर हनीमैन ने दोनों चीजें अलग कर दी। तो जब दोनों चीजें अलग कर दी तो हमारी रिपर्टरी या दूसरी किताबें भी उस तरह से बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम इस रिपर्टरी में सॉल्व की गई है। साइकेट्रिक चैप्टर आप बाईं तरफ देख सकते हैं, अलग कर दिया गया डिजीज डायग्नोसिस के साथ, इसके सब रूब्रिक और अपर सब रूब्रिक, लोअर सब रूब्रिक के साथ। और राइट हैंड पे आप देख सकते हैं जो कि मैंने दिखाया था जेनेटिक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच माइंड रूब्रिक के अंदर में, ये सारे जो मेंटल सिम्टम के क्राइटेरिया हैं जो डॉक्टर हनीमैन ने मेंशन किए हैं, जैसे डिस्पोजिशन, ड्रीम, ह्यूमर, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ठीक है, टेम्परामेंट, ये सारी चीजें जो उन्होंने मेंशन की है, सिर्फ इन्हीं में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच दिखाना है। और इन्हीं की सब रूब्रिक में, अपर सब रूब्रिक, लोअर सब रूब्रिक अंडर में आपको मेडिसिन मिलेगी। अदर डिपार्टमेंट में भी सेम यही कंप्लीट सिम्टम का ही क्राइटेरिया फॉलो किया गया है, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, वहां पे भी चाहे एंडोक्राइनोलॉजी हो, या जितने भी आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे होते हैं, सब में आपको यही मिलेगा। यहाँ पे मैं अपना एक केस भी आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमको रिजल्ट मिलता है।
जल्दी केसेस में, ये हाइपोथायराइडिज्म का केस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कि 17/2/2022 का रिपोर्ट है जिसमें TSH 50 से ऊपर था, और वहीं राइट हैंड पे आप देख सकते हैं 8/6/2022 का रिपोर्ट जहां पे TSH 7.26 हो। तो यहाँ पे आप 4 महीने में ही रिजल्ट देख रहे हैं, जबकि थायराइड इतने कम टाइम में इतना कम होना मामूली बात नहीं होती है। कुछ केसेस में इससे भी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये रिपोर्ट है आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो मैं इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि 5 के ऊपर TSH होने से तो हाइपोथायराइड होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। यही फर्क है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी के नॉलेज का। एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक का नॉलेज यही होता है। सुपर स्पेशलिटी में जो DM एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, अगर उनके नॉलेज की बात की जाए तो उनको वो डिफाइंड नॉलेज दिया जाता है जहां पे वो इसको डिमार्केट कर सकते हैं, और वो कभी भी 10 वैल्यू से नीचे ना तो डायग्नोसिस लिखते हैं हाइपोथायराइडिज्म और ना ही मेडिसिन चलाते हैं। ये होता है डिफरेंस एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर के नॉलेज में और एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के डॉक्टर के नॉलेज में। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉलेज का खेल ही नहीं है, अप्रोच का भी खेल। ठीक है, दो धारी तलवार है ये, नॉलेज और अप्रोच का। और ये मैं अभी आपको आगे भी शो करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है जो हमारा क्लिनिकल चैप्टर। इसमें जो हम बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें जो भी चीजें हम देखते हैं, लिम्फ ग्लैंड, एडिमा, फीवर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में रूब्रिक, उसके सब रूब्रिक में मेडिसिन के साथ मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे डायग्नोसिस के साथ। तो इस तरीके से हमारा क्लिनिकल अप्रोच है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हमारा होलिस्टिक वे ऑफ अप्रोच है जो डॉक्टर हनीमैन ने बताया है वो हम सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में नहीं कंसीडर करेंगे दूसरे डिजीज के लिए, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है, जब आपके पास कोई पेशेंट देखिए आता है तो वो मेनली एक कंप्लेन पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, उस एक कंप्लेन पे ज्यादा फोकस करने की वजह से ये तो हमको कंफर्म हो जाता है कि वो मेनली किस डिजीज से प्रभावित है, किससे वो सफर कर रहा है। अब ये यहाँ पे हमारा जो नॉलेज ऑफ डिजीज है एलाइड सब्जेक्ट का, वो हमको हमारे रिफाइंड नॉलेज के थ्रू ये गाइड करता है कि वो जो उसकी कंप्लेन आई है वो उसके एडवांस स्टेज की वजह से मल्टीपल ऑर्गन का वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो गया है उसकी वजह से आई है, या फिर वहां पे उसका जो मॉडर्न मेडिसिन चल रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है, उसकी वजह से आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज डेवलप हो गया है, या फिर कोई सप्रेस होकर उसकी वजह से दूसरी डिजीज डेवलप हुई है। तो यहाँ जो रिफाइंड नॉलेज है हमारा हेल्प करता है इस अप्रोच को ग्रैप्स करने में। और वहां पे ऐसा नहीं कि अगर गैस्ट्रो का केस आया तो हम कार्डियक का केस नहीं देखेंगे, हम देख उसके भी सिम्टम लेंगे, उसके भी मेडिसिन देंगे, लेकिन यहाँ प्रोमिनेंट होगा हमारा गैस्ट्रो, जिसकी कॉम्प्लिकेशन में बाद में वो डेवलप हुआ है कार्डियो में। तो यहाँ पे अप्रोच जो हमारा इंटीग्रेटेड है वो इस तरीके से इस तरह के केसेज में जाए। इसी तरीके से आप इमरजेंसी केसेज का यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। एफोर्जम 7 के फुट नोट में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि किस तरह से हम इमरजेंसी केसेज में अप्रोच करेंगे। ये आगे अभी एक बार और रिपीट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रीड नहीं करूंगा। फिर उसके बाद जो विटामिन और मिनरल्स सप्लीमेंट की बात होती है, हमें इसको यूज कब करना चाहिए। जनरली तो हमारी जो डाइट ऑन रेजिमेंट की बात की जाती है, जो एफोर्जम 261 से 263 में लिखा हुआ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में बोला जाता है इसमें कवर हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हर क्राइटेरिया कवर नहीं होता। यहाँ पे देखिए मॉडरेट टू सीवियर डिफिशियंसी मेंशन है। हम माइनर डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं जो हमारे डाइट से कवर होता है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डेटा में दावा किया गया है कि भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत अब नहीं रही। डॉक्टर हमारे रोहित गुप्ता, सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, हमारे सिर्फ लास्ट के 4 मिनट्स, 5 मिनट्स बचे हैं, तो ठीक उसके हिसाब से आप अपना प्रेजेंटेशन। ठीक ठीक
दीजिएगा। वैसे काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। ऑर्गेनिन और डॉक्टर हैनेमन का जो बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच जो उन्होंने हमें बताई है, जो नहीं इतने डॉक्टर्स को पता है, उसके बारे में आप जो बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम का हमारा लिमिटेशन ठीक है है। सर, तो उस हिसाब से आप, मेरी क्योंकि कोशिश एक यही दो है अगर कि कोई मैं कुछ अच्छा दे क्वेश्चंस सकूं होंगे जो वो भी लोग हम आए ले हैं लेंगे। वो हाँ जी। बेटर सीख सकें। तो यहाँ पे मैं ये पार्ट को कंक्लूड करूंगा कि देखिए, यहाँ पे 30 साल पुराना डेटा बोला जा रहा है कि हमारे खाने में उतनी ताकत नहीं रही, और हम 200 साल पहले ऑर्गेनन लिखे गई, तो तब से अब तक हमारे खाने में कितनी ताकत बची होगी। तो वहां पे हम माइनर डिफिशियंसी में तो अप्रोच ये ले सकते हैं डाइट का, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिफिशियंसी में नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से इमरजेंसी मेडिसिन में भी है, जहाँ हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट का अप्रोच लेते हैं आईसीयू, सर्जरी, लेबर और ट्रॉमा सेंटर्स में। इसका भी एफोर्डियम में सारे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में मेंशन है, इवन द लेसर राइटिंग ऑफ सैमुअल हैनिमैन में भी इसका रेफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भी रिपर्टरी में यहाँ मेंशन है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से हमको सर्जिकल अप्रोच करना है, ट्रॉमा सेंटर में कैसे अप्रोच करना है, कैसे पहले मैनेजमेंट को हमें अपनाना है, उसके बाद मेडिसिनल अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि हमने दवा दे दी तो फ्रैक्चर का केस अपने आप आके हड्डी जोड़ देगा। हमको प्लास्टर करना है, लेकिन हीलिंग का काम हमारी मेडिसिन का। ठीक है। और कहाँ पे हमको होम्योपैथिक मेडिसिन पहले नहीं देना है, पहले हमको मैनेजमेंट देना है, वो सारे कंडीशन एफोर्शन 67 के फुटनोट में बता दिए गए। तो ये सारी चीज यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन चैप्टर में ये मिल जाएगा, जहाँ हमको मेडिसिनल एड देना है, कहाँ आईसीयू में कैसे अप्रोच करना है हमको। ठीक है। तो और मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, जो भी हॉस्पिटल में आईसीयू में ट्रॉमा सेंटर में जो भी मैनेजमेंट दिया जाता है, कोई भी मेडिसिनल मैनेजमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही, सारे जनरल मैनेजमेंट की बात हो रही, जो कि नॉन मेडिकेटेड मैनेजमेंट होते हैं, और हम अपने 6 महीने के इंटर्नशिप के दौरान सीखते हैं उसको। ये यहाँ पे मेरा एक केस है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही ठीक किया था। ये टर्मिनल स्टेज का केस था, इंटरनल हेमरेज था, मलीना था, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे 1 महीने में पेशेंट मर जाएगा। 1 साल तक मेरे ट्रीटमेंट में ये पेशेंट सर्वाइव किया है, सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन रिमूव हो गई। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं इंटरनल हेमरेज हो रहा है, और आप राइट साइड की पिक्चर में देख सकते हैं इंटरनल हेमरेज नहीं है। ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन में कॉशन क्या क्या लेते हैं, वाइटल्स कितने हमको कंसीडर करनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि हमको कैसे अप्रोच लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस रिपर्टरी में, कीनोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी में, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का मेथड पूरी तरह से यूज है, किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है, और ड्रग प्रूविंग से फिल्टर हुई किताब एलेंस कीनोट का यहाँ पे पूरा मटेरियल यूज किया गया है, और इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। ये एक ट्रॉमा का केस है, माइनर ट्रॉमा का। यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। डॉक्टर रोहित जी, जी सर। रोहित जी, अब हमारे पास में 1 मिनट का ही समय बचा है। आप ओके पीपीटी को डिलीट, पीपीटी को हटा लीजिए। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ, वैसे मैं आपका सेशन के लिए मैं इतना कहूंगा कि आपने इतना अच्छा कंपाइलेशन किया है, और आपने इंटीग्रेटेड मेडिसिन का इतना अच्छा आपने अच्छे तरीके से बताया है, और आप एक रिसर्चर हैं। ये आपने प्रूफ किया है कि आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। आपने बहुत अच्छा खोज किया है, और सबको एक कंपाइल किया है इंफॉर्मेशन को, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री एंड टू द प्रेजेंट डे प्रेजेंटेशन। ये बहुत बड़ी बात है। और एक सवाल आपसे लोगों ने किया है, वह है ये किताब जो आप की नोट्स का शायद जिक्र कर रहे थे, वो किताब कहाँ मिलेगा, ऐसा लोग पूछ रहे थे। ये कीनोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके इसके जो मटेरियल मेडिका है, रिवाइड और अपग्रेडेड एडिशन एलेंस कीनोट, वो भी वहां पे अवेलेबल है, कीनोट्स एडवांस एंड कंप्लीट मटेरियल मेडिका के नाम से, अमेजोन पे। थैंक यू। एंड नेहा जी, हम लोग का हाँ समय पूरा हो गया है। जी सर। फाइनली हाँ कंक्लूड जी। द सेशन। हाँ जी। डॉक्टर रोहित गुप्ता, बहुत ही एनलाइटनिंग और नॉलेजेबल सेशन था। और आगे भी हम आशा करते हैं इस तरह का डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लेके आएंगे होम्योपैथिक उसमें रिपर्टरी और मेडिका के लिए, जो कि एक बहुत बढ़िया गाइड प्रोवाइड कर सकता है फर्दर हमारी प्रैक्टिस में। तो आज का हमारा हिंदी सेशन का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू डॉक्टर रोहित गुप्ता इस सेशन में आने के लिए। और अब मैं, हाँ जी, मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर हूबर्ट डिसिल्वा का को फॉर आवर इंग्लिश सेशन। Thank you, Dr. Neha and Dr. Sahani sir.